हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4, जो कि हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पुलिस ड्राइवर, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आप लोग का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और ये बुक का पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो कि जॉब हंट बाय निखिल आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ टेलीग्राम में मिल जाएगा। और ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का बुक है, जो कि आपका मैं यहाँ पीडीएफ में कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1845 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, रुकिए 1 मिनट ब्रश निकाल लेता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में, इसका जो कि ऑप्शन बी है। और यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग यहाँ पे, लौ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लौ खेल जो कि खेल से संबंधित है, तो ये ऑप्शन ए में हो जाएगा। और इसका लौ शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। और लौ शून्य स्कोर के लिए शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ है अंडा जो शून्य का आकार में होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि हेग होगा। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। और संयुक्त राष्ट्र का 6 प्रमुख अंगों में से एक, इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। और इस न्यायालय के वर्तमान भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आप लोग 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसका कुछ अन्य बात देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि भारतनाट्यम का तमिलनाडु ही होता है। और भारतनाट्यम नृत्य भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य 8 होता है। और इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में हुई थी। भारतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन व समन्वय के 64 सिद्धांत है, जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? तो और इसका मतलब, और दूसरा भाषा है बिहार का शोक, तो इसको आप लोग कोसी का मतलब, इसका आंसर हो जाएगा कोसी, जो कि कोसी नदी को बिहार का गम या बिहार का शोक कहा जाता है। यह गंगा की बाएं तट की मुख्य सहायक नदी में से एक है। इसका उद्गम नेपाल के हिमालय से होता है तथा यह भारत में बिहार राज्य से प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत नुकसान होता है, और इसी कारण इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के इन जिलों में उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो इसका आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, जो कि ऑप्शन ए में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गया, पटना, जहानाबाद। ऑप्शन बी में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, जहानाबाद। ऑप्शन सी में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, पटना, गया। ऑप्शन डी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि बिहार के उपरोक्त जिलों में से उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है, पहले होगा सीतामढ़ी, फिर होगा मुजफ्फरपुर, फिर होगा पटना, फिर होगा जहानाबाद, फिर होगा गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है? तो इसका मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि शाही लीची होता है। ऑप्शन डी में, जो कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम शाही लीची है। बिहार में बागवानी मिशन के तहत लीची की खेती होती है। लीची उत्पादन में बिहार का भारत का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि नेपेंथिज एक कीट भक्षी पादप है, और उदाहरण है इसका। इस पौधे में पत्ते का ऊपरी हिस्सा सुराही के आकार का होता है, और इसकी परिधि से एक तरल पदार्थ निकलता है जो कीड़ों को आकर्षित करता है। अन्य कीट भक्षी पौधों जैसे ड्रोसेरा हो गया, उसका बाद ब्लेडर वाटर्स हो गया, फिर सुंदरी का पिंजरा हो गया, फिर सरसेनिया हो गया, और ऐसे ही मतलब अन्य प्रकार का भी बहुत कीट वाला ये प्लांट होता है। उसके बाद क्वेश्चन 10, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 केल्विन होता है, और इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को आप 273 केल्विन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन होता है। यह डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सत्रहित कूटबुद्ध और सूचनाओं से प्रोटीन से संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जीन अनुवांशिकता का मूलभूत शारीरिक इकाई है जीन। क्वेश्चन नंबर 12, क्षार धातुओं में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातुओं में, ऑप्शन देख लीजिए, अपने अनुकूल आवर्त में सबसे छोटा आकार होता है। ऑप्शन बी कम आयनन का ऊर्जा होता है। ऑप्शन सी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होता है। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, जो कि क्षार धातुओं में आयनन ऊर्जा कम होती है। यह आवर्त सारणी के IA वर्ग में लिथियम से सीजियम ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम होते जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के IA वर्ग की क्षार धातुओं में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। और नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्ति क्षेत्र होता है। प्रोटॉन धन पॉजिटिव आवेशित कण होता है, और जबकि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है जिसको माइनस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहलाता है, और परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा रंग इसी वर्णक के कारण होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णन है, जो कोलाइड नहीं है, जबकि अन्य सभी कोलाइड के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का उपयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज या कम या ज्यादा कर सकता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संवहन, जो कि कन्वेक्शन में ऊष्मा का संचरण पदार्थ का कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। जैसे गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। अतः चिमनी से धुआं का बाहर निकलना संवहन सिद्धांत पर आधारित है। ठोस में ऊष्मा का संचरण करना विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किस परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो समय के साथ किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सादिश राशि है, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वर्ष इकाई है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्मित में एक वर्ष में तय की जाती है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 होगा इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर, जो कि गांधी जी का जन्म का दिन है, और 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था महात्मा गांधी की 150 साल पूरा होने का, और इस तक ग्रामीण भारत में खुले शौच मुक्त बनाना था। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है, वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पंजाब में परंपरागत रूप से ऊंची कृषिगत समृद्धि दर के द्वारा गरीबी कम करने का सफलता प्राप्त हुई है, और पंजाब आधुनिक सिंचाई के साधनों से और हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप आज सर्वाधिक प्रतिशत कृषि उत्पादकता वाला राज्य है। पंजाब के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 30% है।
30%। पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत का पहली सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में पटना लोन मैदान में आयोजित हुई। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी के शेरशाह सूरी की प्राचीनकालीन में हुआ था। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंकों को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि रिवर्स रिपो दर कहलाती है। रिवर्स रिपो दर वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं रिवर्स रिपो दर कहलाती है। और इसका जो नगद आरक्षित अनुपात, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि CRR कहलाते हैं। और भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जो उन्हें RBI के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है। इसका बैंक दर कहलाता है वह ब्याज दर जिस पर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घावधिक ऋण दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब, जो कि इंग्लिश में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जो कि SLR, भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे उन्हें अपने ही पास विद्यमान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत का है आपका यहाँ में MS स्वामीनाथन, जो कि इसमें हरित क्रांति का जनक है। तो ये नहीं पूछा गया कि भारत का या फिर आपका पूरा मतलब हरित क्रांति का है। तो इसका भारत अगर लग जाता तो इसका ऑप्शन सी होता है, लेकिन इसमें भारत नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा बी, जो कि नॉर्मन बोरलॉग है। तो इसका आंसर आप लोग बी बोलिएगा, नॉर्मन बोरलॉग, जो कि इसके बारे में हरित क्रांति के जनक अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग है। यह क्रांति 1960 के दशक में शुरू की गई थी। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा उच्च उपज देने वाली किस्मों की वो विकसित करने के कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। डल झील स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डल झील श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। एक प्रसिद्ध झील है। डल झील को श्रीनगर का गहना या कश्मीर के मुकुट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा, जो कि लौह अयस्क को सर्वाधिक उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश सबसे पहला में आता है ओडिशा, और सेकंड में आता है छत्तीसगढ़, और थर्ड में आता है कर्नाटक। जबकि लौह अयस्क में सर्वाधिक भंडार क्रमश कर्नाटक का है, और ओडिशा सेकंड नंबर में आता है, तथा झारखंड राज्य में थर्ड नंबर पे आता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, जो कि आपका यहाँ पे स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से है। हॉर्टिकल्चर या बागवानी, फल सब्जी, हॉर्टिकल्चर या बागवानी, इसको हिंदी में बागवानी बोलते हैं। इसमें आता है फल, सब्जी, पेड़, सुगंधित और मसाले तथा फूल सभी उगाना सम्मिलित है। हरित क्रांति कृषि से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से मतलब, और उसके बाद गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर का उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध, और इसका आंसर हो जाएगा ए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यह 62.17 मीटर ऊंचा तथा 514 मीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि लोकटक झील मणिपुर में है। इसे तैरते द्वीपों का झील भी कहा जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में है। देवर झील राजस्थान में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वह कहलाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 1912 ईस्वी में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसकी संकल्पना यह थी कि सभी
ये सभी महाद्वीप प्रारंभ में एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, जिसे पोंजिया भी कहा जाता है। पोंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। पोंजिया का विभाजन लोरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के रूप में क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भाग में हुआ। तो ये मतलब यहाँ पे आप लोग का जो मतलब जो जो 7 कॉन्टिनेंट है वो कैसे अलग अलग हुआ इसके बारे में बताया गया है। और इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो मतलब सिद्धांत दिया हुआ था वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और उसके बाद इसको मतलब दुनिया को बताया था कि ये ऐसे ऐसे मतलब जो 7 देशों में 7 कॉन्टिनेंट में बताया है वो इस टाइप का बटा है। और उसको विभाजन करके एक का नाम लोरेशिया और दूसरा का नाम गोंडवाना लैंड मतलब बोला गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखा कहा जाता है। यह रेखाएं समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों से को मिलाती है। धूप की समान अवधि, तापमान और बादलों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्रमशः समधूप, समताप और सममेघ की रेखाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो यहाँ पे देखिए देश और राजधानी देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी है अशगाबाद और ताजिकिस्तान का राजधानी है दुशांबे और कजाकिस्तान का राजधानी है नूर सुल्तान। पहले अस्ताना बोला जाता था, अभी नूर सुल्तान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में 1400 मील तक विस्तृत विश्व का सबसे व्यापक और समुद्र वाला प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र है। 2900 से अधिक भित्तियां और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बने इस प्रवाल को 1981 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण यहाँ पे आपका चंद्रमा बीच में होता है सूर्य ग्रहण। इसका आंसर हो जाएगा ए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है जिससे सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि विधायिका होगा। तो इसका आंसर बी होगा। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिकी की अधीनस्थ होती है। हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है। कार्यपालिका जो कि इसमें आपका यहाँ पे जो कि एग्जीक्यूटिव होता है, विधायिका जो कि लेजिस्लेटिव होता है और न्यायपालिका जो कि जुडिशरी होता है। तो ये 3 मेन पिलर है हम लोग का। और एक चौथा पिलर हो गया आपका मीडिया, जो कि आपका यहाँ पे मतलब न्यूज चैनल से हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहला भारतीय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर नागेंद्र सिंह एक भारतीय वकील और प्रशासक थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा के विभिन्न पदों पर कार्य किया तथा भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त CIC को जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। वह ICJ के भारत के 4 न्यायाधीशों में से एक थे। एक स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 1985 से 1988 ईस्वी तक कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 36, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि संविधान का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 1992 में भाग 9A में नगर पालिका को जोड़ा गया था। इस संशोधन के अंतर्गत देश में नगर संस्था और नगर जैसे नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों का अधिकारों में एक रूपता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जनवरी 1968 ईस्वी को लगाया गया था। जुलाई 1969 को में से एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा था। मतलब टोटल यहाँ पे आपका बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो कि सबसे पहले 1968, फिर दूसरा आपका यहाँ पे आपका जुलाई 1969, फिर एक बार लगा था आपका यहाँ पे 1970, उसके बाद फिर 1972, 1977, फिर 1980, 1995, 1999 और लास्ट में आपका 2005 में लगा हुआ था। तो 2005 के बाद अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब मतलब आपका स्टेट वाला जो स्टेट का जो विधायिका जो कि आपका स्टेट का कानून जब अच्छा से काम ना करे तो इसको राष्ट्रपति शासित कर दिया जाता है। और उसके बाद गवर्नर जनरल जो कि गवर्नर होता है राज्य का, जो राज्यपाल, वो वहाँ पे आपका यहाँ पे शासित करता है। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी,
पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति बलवंत राय मेहता समिति है। 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत जो कि प्रधान होता है, उसके बाद क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत जो कि ब्लॉक प्रमुख होता है, और तीसरा में आपका जिला स्तर पर जिला पंचायत जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की थी। इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया और बाद में यह पूरे देश में लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। इसका आंसर है डी। राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय या न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में फलस्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 एवं 243 य के अंतर्गत क्रमशः त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय का यहाँ पे आपका हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता और नियुक्ति निम्न में से किसका द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि राष्ट्रपति होगा। और भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उत्साधन एवं प्रावधान किया गया है। उत्साधन का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन भी कहा जाता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो कि यहाँ पे 6 राज्यों में यहाँ पे विधान परिषद लागू है। तो यहाँ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राजकुमार शुक्ला बिहार के मुरली भरवाहा के निवासी थे। इनका चंपारण सत्याग्रह हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है, जबकि भारतीय संविधान को 1949 में अपनाया गया था, तब इसमें केवल 8 अनुसूचियां ही थी। क्वेश्चन नंबर 44, अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इस गीत को स्वरबद्ध किया गया था। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इस गीत को गाने का समय 65 सेकंड है, और जबकि जन गण मन आपका 52 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, मैं स्वभाव से समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मेरी राजा महाराजाओं से कोई निष्ठा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। सूरत विभाजन फुट कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 46 का सी, जो कि यहाँ पे 1907 ईस्वी में होगा। और इसका कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। कांग्रेस के अध्यक्ष नरम दल के नेता रास बिहारी घोष को बनाया गया था, और यहाँ पे जो गरम दल हो गए वो लाल बाल पाल हो गए, जो कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1600 में, जो कि इसका आंसर ए में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई, और द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द यूनिट ईस्ट इंडीज के नाम से हुई थी, जो कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द टू ईस्ट इंडीज के नामक से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद और औपनिवेशवाद को बढ़ावा देना था। कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर 48 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि पुर्तगाली थे।
भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। 20 मई 1498 को जलमार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया। वहां तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्वेश्चन नंबर 49, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी का साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मारा गया। बाबर के इस युद्ध में विजयी होने का परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और नोट, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूपक से ठीक है? मतलब ये क्रमांक नंबर से आपका यहाँ पे कौन सा सही है वो आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए, ये समझने के लिए आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ जो कि मैं भी कहीं से सीखा था। तो इसका ऐसे होगा, जो कि देखिए इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक भादशा होगा, भादशा, जो कि भादशा BHAJSA भादशा। तो इसका बाबर होगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इसका बाद हो जाएगा शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आप लोग समझ सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इससे मिलाइए, तो इसका आंसर पहले हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि यहाँ पे आपका सही कालानुक्रम में है। हुमायूं का शासनकाल था 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। उसके बाद यहाँ पे और इसका हुमायूं 2 बार राजा बना था, एक बार तो 1530 से 1540 ईस्वी तक, उसके बाद फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक, और उसके बाद अकबर बना था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर का शासनकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, और शाहजहां का 1628 से 1658 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। रुकिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि चंद्रशेखर 51 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि फणींद्र नाथ घोष थे। और इसका कुछ अन्य बात देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्र नाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया। क्वेश्चन नंबर 52, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह श्राइन कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे तथा उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देख चुके थे, किंतु वे कभी दिल्ली दरबार में नहीं गए। वो महबूब इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 53, तोता है हिंद नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 53 का आंसर हो जाएगा सी। और इसके बारे में कुछ अन्य बात देख लेते हैं। तोता ही हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित है। अमीर खुसरो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिकता शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि किरानुस्सादैन, मिफ्ता उल फतूह, उसके बाद खजाइन उल फतूह, उसके बाद आशिका, उसके बाद तुगलकनामा भी है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी, जो कि यहाँ पे आपका हरिसेन थे। तो इसका प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन है। इसमें समुद्रगुप्त के अभियानों और उपलब्धि को रूप में उल्लेखित किया गया है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था जिसने हरिश्चरित का रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगतियों में आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी, जो कि डी में आपका यहाँ पे
डी में जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 जैसे राजगिरी, फिर हुआ था आपका वैशाली, फिर हुआ था आपका यहाँ पे पाटलिपुत्र में, फिर हो गया था कुंडलवन, जो कि लास्ट में आपका यहाँ पे कुंडलवन जो है वो कश्मीर में है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे समय देख लेते हैं, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति आपका 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में हुआ था और ये अजात शत्रु के टाइम में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व में है, वैशाली कालाशोक के द्वारा हुआ था, जो कि कालाशोक शासन कर रहे थे। उसका बाद तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अशोक के शासनकाल के दौरान। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी, जो कि आपका यहाँ कुंडलवन, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए, मनुस्मृति सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ है, जिसका रचनाकाल 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी है और 2684 श्लोकों का यह ग्रंथ 12 अध्यायों में विभक्त है, और इसका विभक्त 12 अध्यायों में विभक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जो कि ग्रेट बाथ नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल से मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जो कि ग्रेट बाथ का साक्ष्य मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के संधि प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। विशाल स्नानागार को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया था। तो इसको मतलब जॉन जो मार्शल है उन्होंने विश्व का आश्चर्य बताया था। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, सिंधु लिपि का लेखन दिशा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी, भारत में उपलब्ध प्राचीन लिपियों में संदेव लिपि का सबसे प्राचीन लिपि माना गया है और इस लिपि में 600 से ज्यादा अक्षर है, परंतु इनमें 64 ही मूल चिन्ह है। यह लिपि मुख्यतः भावचित्रात्मक है, जिसका हर अक्षर ध्वनि, भाव या प्रस्तुत का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है तथा इस पद्धति को बुस्टोफेरन कहा जाता है। इस लिपि में सबसे ज्यादा चित्र मछली के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों का घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि योगी आदित्यनाथ ने 27 फरवरी 2025 को महाकुंभ के समापन के बाद उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की थी। जैसे कि आपका यहाँ पे एक हो गया प्रयागराज विंध्याचल काशी गलियारा, दूसरा हो गया प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा, तीसरा हो गया प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य गलियारा। ऑप्शन 4 नंबर में है प्रयागराज राजापुर बांदा चित्रकूट गलियारा। ऑप्शन 5 में है प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुकृतीर्थ गलियारा। और इसका क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देख लेते हैं, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना? इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 का डी, जो कि मई 2025 में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय का गठबंधन का 123वां सदस्य देश बना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। तो हम लोग यहाँ पे 60 जीके क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब 40 क्वेश्चन ड्राइवर पार्ट से करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन आपका मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली तथा यातायात नियम और संकेत के हैं और 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे टेक्निकल पार्ट का है। तो चलिए हम लोग इसका 61 क्वेश्चन देख लेते हैं, किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सफेद लाइन वाली सड़कों पर आपको यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, सभी केंद्रीय सरकारी वाहनों को कितने वर्षों की सेवा के समापन पर स्क्रैप किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 का ए, जो कि 15 साल की सेवा विधि। और इसमें मतलब आपका कोई भी गाड़ी हो, किसी का भी मतलब पर्सनल भी गाड़ी हो, तो वो भी 15 वर्ष का ही सेवा विधि दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, साइन बोर्ड पर डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर लिखे होने का आशय है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1 किलोमीटर पश्चात परिवर्तित रास्ता, मतलब आपका यहाँ पर डाइवर्जन हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है डाइवर्जन का, वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस धारा के मामलों में संक्षिप्त निपटारे का व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 का बी, जो कि धारा 2013 के तहत, धारा 2001 होगा शायद, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 65 अनिवार्य बाएं मुड़ने के लिए बाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनिवार्य 65 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे बाएं मुड़ने का चिन्ह दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66,
मोटर व्हीकल एक्ट के फॉर्म एलएलडी का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना। अगर बाई चांस आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आप लोग यहाँ पे एलएलडी का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, आईएमवी जो कि आपका यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन का पंजीकरण कहाँ होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का सी, जो कि आपका मालिक के निवास या व्यवसाय के स्थान पर आरटीओ में। तो ये मतलब रूल है कि आप जहाँ रहते हैं या फिर आप जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ का आपका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। इस नियमावली के किस नियम के तहत चालान जारी करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का डी, जो कि नियम 170 में आप लोग का चालान काटवा सकते हैं, मतलब चालान आपका नियम 170 के तहत काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के तहत किस मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि फॉर्म 20 के तहत आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। एक परिवहन वाहन उड़ीदे जिस तरह पर क्या लिखा हुआ है पता नहीं के लिए एक परिवहन वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि नए वाहन के लिए 2 वर्ष फिर प्रति वर्ष। तो यहाँ पे फिटनेस चेक होता रहता है, जो कि आपका यहाँ पे 15 साल है तो आपका पहले 2 साल फिर 13 साल बचा है, मतलब 14 बार आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, जो कि फिटनेस के लिए, गाड़ी का फिटनेस के लिए। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। CMVR 1989 के नियम 105 के अनुसार मोटर वाहन के हेडलाइट जमीन से अधिकतम कितनी ऊंचाई पर लगाई जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का बी, जो कि 1.5 मीटर से ऊपर आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। 1.5 मीटर के ऊपर, मतलब 1.5 मीटर होना चाहिए आप लोग का यहाँ पे हेडलाइट। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। नियम 125 के अनुसार किस वाहन में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है ताकि वह निर्धारित गति से अधिक न चल सके? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का बी, जो कि आप लोग यहाँ पे सभी प्रकार के परिवहन वाहनों में कुछ को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 73, अस्थायी पंजीकरण जो कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का बी, जो कि आपका यहाँ पे पीली प्लेट पर लाल अक्षर होता है, जो कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है। और उसके बाद 74 में देख लेते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका 40 वर्ष होगा, मतलब 40 वर्ष तक आप लोग यहाँ पे वैधता रहती है। तो इसका आंसर, और मतलब हम भी वही सोचे थे 40 वर्ष है तो इसका 30 वर्ष का उम्र में बना रहा है तो 10 वर्ष ही वैलिड होगा, लेकिन मतलब टोटल पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का बी, जो कि 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में सार्वजनिक स्थान पर परिभाषा में क्या शामिल है? तो इसका 76 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे कोई भी स्थान जहां जनता का वाहनों के साथ प्रवेश करने का अधिकार है या अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 77, हेवी या भारी मोटर वाहन लाइसेंस की समय अवधि कब से 5 वर्ष की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का बी, जो कि आपका 1 सितंबर 2019 से 5 वर्ष की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 तो हो गया। 78 देख लेते हैं। मोटर यान अधिनियम 1988 में कब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ? तो इसका 78 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि 5 बार संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 79, आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा ही है तथा अपेक्षा बड़ा है वह के सफेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकते हैं? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, जो कि 79 का सी हो जाएगा, जो कि बाजार के पास होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि चढ़ाई करने हेतु वाहन को। तो हम लोग ये भी 20 कंप्लीट कर चुके हैं। वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव अब अगला पार्ट है, तो इसमें हम लोग चलिए शुरू करते हैं। 81, पेट्रोल इंजन को किससे पहचाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का सी, पेट्रोल इंजन को स्पार्क प्लग द्वारा पहचाना जाता है। स्पार्क प्लग केवल एसआई इंजन में उपयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग का कार्य दहन कक्ष के भीतर दहन शुरू करने के लिए पर्याप्त तीव्रता
की एक चिंगारी उत्पन्न करना है और स्वच्छ और पूर्ण दहन सुनिश्चित करने के लिए फ्लेम फ्रंट को प्रभावी ढंग से प्रसारित करना है। क्वेश्चन नंबर 82, फोर व्हील ड्राइव में इंजन से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर व्हील में से आंसर डी हो जाएगा। दोनों अगले व दोनों पिछले पहियों का इसमें इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 83, टायरों में अधिक हवा ओवर इन्फ्लेटेड का क्या प्रभाव होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का आंसर हो जाएगा ए। टायरों में अधिक हवा होने से टायर बीच में घिस जाते हैं, बाल स्पोर्ट्स घिसाई देते हैं और टेढ़े व्हील्स या टायर और व्हील्स के असेंबली संतुलित न होने के कारण होता है। यहाँ पे 84 देख लेते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट पॉइंट का कार्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। यूनिवर्सल जॉइंट का कार्य गियर बॉक्स तथा रियल एक्सेल के मध्य कोण को बदलना है। क्वेश्चन नंबर 85, सिंगल प्लेट ड्राई क्लच भागों से कौन सा भाग मेल नहीं खाती, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे ब्रेक शू होता है। सिंगल प्लेट ड्राई क्लच के निम्न भाग है, जैसे क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट कवर, बेरिंग, व्हील, फ्लाई व्हील, हब etc है। तो क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, निम्न में से किसके कारण इंजन धीमे तो चलता है परंतु स्टार्ट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का सी, जो कि निम्न कारण से इंजन धीमा तो चलता है परंतु स्टार्ट नहीं होता है। खराब बैटरी, खराब इग्निशन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 87, वाहन की अत्यधिक विद्युत की मांग कौन पूरा करता है, तो इसका 87 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अल्टरनेटर करता है। वाहन को अत्यधिक आपका यहाँ पे विद्युत मांग को अल्टरनेटर पूरा करता है। अल्टरनेटर एक एसी जनरेटर होता है जो डीसी के स्थान पर एसी का उत्पादन करता है। उसके बाद यह इंजन की कम स्पीड पर भी करंट उत्पन्न कर देता है और बैटरी को चार्ज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 88, किस प्रकार का फिल्टर में ऑयल फिलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है, तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर में ऑयल फिलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार का फिल्टर प्राय हाई स्पीड इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन में 89, इंजन का कौन सा भाग सिलेंडर में इंजन को ऑटोमाइज करता है, तो इसका 89 का आंसर हो जाएगा ए। इंजन का इंजेक्टर सिलेंडर के इंजन ऑटोमाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 90, फ्यूल फीड पंप चलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 का बी, तो इसका 90 का बी हो जाएगा, जो कि क्रैंप सॉफ्ट होता है। और फ्यूल फीड पंप क्रैंप सॉफ्ट से चलता है। फ्यूल फीड पंप सामान्यतः एफआईपी, जो कि फ्यूल इंजेक्शन पंप पर स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 91, उच्च दूरी के वाहनों में रखरखाव की सूची में इंजन के तेल को कितने समय तक जांच करने की अनुशंसा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी का आंसर हो जाएगा, जो कि 6 माहिक होता है। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित कारण क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है, तो इसका 93 का आंसर हो जाएगा ए। इंजन के कंपन को कम करने के लिए फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है और इंजन का प्रत्येक स्ट्रोक में पावर की आवश्यकता होती है। इंजन में पावर केवल एक ही स्ट्रोक में उत्पन्न होती है और शेष स्ट्रोकों का इंजन की पावर का ह्रास करना होता है, परंतु किसी कार्य को करने के लिए निरंतर पावर की आवश्यकता होती है। अतः इंजन द्वारा निरंतर पावर ट्रांसमिशन करने के उद्देश्य से इंजन में फ्लाईव्हील का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे 94 देख लेते हैं, इंजन वाल्व के देर से खुलने को कहा जाता है, तो इसका 94 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि इंजन वाल्व को देरी से खुलने का घटना को लेग कहा जाता है। वाल्व को अपने स्ट्रोक से पहले खुलना लीड कहलाता है। इंजन सिलेंडर के आंतरिक व्यास को सिलेंडर का बोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन क्या होगा, तो इसका 95 का आंसर है ए। यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग करते हैं तो इंजन नहीं चलेगा, क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन बिंदु ज्यादा तथा डीजल का इग्निशन बिंदु कम होता है। पेट्रोल को डालने पर यह विलंब से जलेगा, जिससे पावर स्ट्रोक में पावर की प्राप्ति नहीं होगी और डीजल इंजन नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 96, पिस्टन टाइप हाइड्रो, तो 96 का पिस्टन टाइप हाइड्रोलिक प्रणाली में से किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ए।
और 97 क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। जो 96 का आंसर ए, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ, और इसका SAE 90 होता है, जो कि पिस्टन टाइप हाइड्रोलिक प्रणाली में SAE 90 ऑयल का प्रयोग किया जाता है। यह तेल के द्वारा हाइड्रोलिक प्रेशर का कार्य करता है। कुछ ट्रैक्टरों में तेल के अलग टैंक लगा होता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। इंजन ऑयल की अधिक खपत का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर 97 का आंसर हो जाएगा डी। इंजन ऑयल का अधिक खपत के कारण निम्न है, जो कि इसमें से आपका डी में दिया हुआ है। इसमें ये सभी मतलब दिया हुआ है। और 97 का आप और भी है, 7 पूरा टोटल है, सॉरी 6 है। तेल का मार्गों से बाहर टपकना, ऑयल सील लीक होना, वाल्व गाइड घिसे होना, फ्यूल सप्लाई का अनियंत्रित होना, तेल उचित ग्रेड का ना होना, और इंजन बेयरिंग घिसे होना। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। कूलिंग सिस्टम का प्रयोग न करने का कौन सा दोष आ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का डी। 98 का डी हो जाएगा, इसमें भी ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य होता है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग रोड का कार्य पिस्टन के आगे पीछे की गति, जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट के घूर्णन गति, जो कि रोटेशनल मोशन में बदलना होता है। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक को जोड़ता है। इसका छोटा सिरा पिस्टन पिन से जुड़ा होता है तथा बड़ा सिरा क्रैंक पिन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है? तो एल्यूमिनियम, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि ढलवा लोहा लाइनर होता है। एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में ढलवा लोहा लाइनर आवश्यक होता है। सिलेंडर खोखले बेलनाकार आकृति का होता है, जिसमें पिस्टन नीचे या ऊपर पीछे गति के रूप में करती है। सिलेंडर का अंदर लाइनर अलग से फिट किए जाते हैं। इसके घिस जाने पर सरलतापूर्वक इन्हें बदला जा सकता है। सिलेंडर सामान्यतः कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम अलॉय वाले सिलेंडर तथा ढलवा लोहा लाइनर का प्रयोग होता है, क्योंकि इसकी घिसाई प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे सभी समझ गए होंगे। और मतलब यहाँ पे आपका 4 मतलब हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, और कल तक 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका था। और आज ही मैं ट्राई करूंगा 5वां प्रैक्टिस सेट भी डाल देने का, जो कि मतलब एग्जाम तो बहुत जल्दी होने वाला है। दिसंबर 10 तारीख को डेट आ चुका है, और अभी हम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5, जैसे यहाँ 4 कंप्लीट हो गया है, आज अगर 5 कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे और 20 प्रैक्टिस सेट बच जाएगा। तो लग रहा है कि हम लोग का जल्दी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 10 तारीख को एग्जाम होने वाला है, और मैं भी जाऊंगा 10 तारीख को। और आप लोग अपना सेंटर बताइए, आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है? मेरा तो समस्तीपुर पड़ा हुआ है, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि होम डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी चंपारण, और मेरा सेंटर गया है तो समस्तीपुर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और भी करते रहूंगा, और मैं मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली लेके आऊंगा। और इसका 25 प्रैक्टिस सेट हो जाने के बाद फिर दूसरा किसी बुक का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।